पिंखो और मनखो। पिंखो और मनखो दोनों तोते बाग में अमरूद के पेड़ पर रहते। सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते और शाम में आकर पेड़ की शाखों में टहटह करने लग जाते। सिर्फ एक अमरूद ही खा खा कर उनके मुंह का जायका यकसा हो गया तो उन्होंने जायका बदलने की खातिर दूर तक उड़ान भरने की सोची। ये फल के खत्म होने का मौसम था। वो बेचारे अपने पेड़ों को थका कर वापस आ गए, लेकिन उन्हें खातिर खा खुराक न मिल सकी। अमरूद के पेड़ पर आकर पिंखो ने मनखो से कहा, अरे भैया, अब तो हमें कुछ नहीं मिला, क्यों ना ये अमरूद खाकर ही अपने पेट का दोज़ख भर लें। मनखो, अगर अमरूद ही खाना था तो हम इतनी दूर तक क्यों गए? मेरे तो सारे पंख भी दर्द कर रहे हैं, मुझे कुछ मुख्तलिफ सा खाना है। पिंखो के दिल में कुछ मुख्तलिफ खाने की ख्वाहिश शदीद थी। उसने मनखो को रूहानसी लहजे में जवाब दिया। जब उसने ये कहकर गर्दन मिटकाई तो उसकी नज़र निस्बतन निचली शाख पर अटकी हुई हरा मिर्च पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो अपने पंख लहराता फौरन मिर्च के पास पहुंच गया। मनखो को भी लगा कि इस लहराती उड़ान के पीछे जरूर कोई वजह है। अब दोनों मिर्च के दाएं बाएं बैठ गए। ये मिर्च मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा है। पिंखो ने मनखो की भूखी नजरों को गुस्सीली नजरों से जवाब दिया। हम इसे आधा आधा भी तो कर सकते हैं ना। पिंखो ने मुंह में आते पानी को जबरदस्ती रोका। तुम तो अमरूद भी खा सकते थे, फिर अब क्यों तुम्हारी राल टपकने लगी है? पिंखो ने इसको पुरानी बात याद दिलाई। मनखो सर झुकाकर बैठ गया। उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी हुई 3 मिर्चों पे गई तो उसकी आंखें खुशी से बाहर निकल आई। मनखो ने इसकी उड़ान देखी तो इकलौती हरी मिर्च को दाबे वो भी जमीन पर उतर आया। अभी पिंखो और मनखो फिर से लड़ने का सोच रहे थे कि वो जाल में लपेट लिए गए। छोटे से लड़के ने, जिसका नाम साकिब था, इस जाल को एहतियात से थाम रखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो। तुम्हारी कम अक्ली की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ, पिंखो ने मनखो को चूंच मारते हुए कहा। जवाबा मनखो के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ टे 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 करके शोर डाला। साकिब ने मजबूती से जाल को थामे रखा और अपने घर जाकर उन दोनों तोतों को अपने पिंजरे में कैद कर दिया। पिंखो भैया हमेशा मुझे बेवकूफ साबित करने पर तले रहते हैं। मैं हमेशा उनकी सुनता रहता हूँ, लेकिन इस दफा इस पिंजरे से मैं खुद निकलूंगा, मनखो मन ही मन में सोच रहा था। पिंखो ने इसके करीब आकर इसके पांव पर चूंच मारी। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अपने नाकारा दिमाग को मत टिका। तुम छोटे हो, वक्त के साथ साथ चीजों को समझने की अहलियत तुम में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तुम अक्सर ही बेवकूफ़ी कर जाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें डपट दिया भी। तुम इस बात को दिल पर ना ले लेना। पिंखो ने मनखो को मनाने की कोशिश की। अच्छा, मनखो ने एक लफ्जी जवाब देकर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। देखो भैया, इस पिंजरे से ज्यादा बड़ी मुसीबत हमने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना है। तुम वही करना जो मैं कहूँगा। इस तरह पहले तुम आज़ाद हो जाओगे और बाद में मुझे भी आज़ादी मिल जाएगी। पिंखो ने मनखो के कान में सरगोशी की। सच्ची खुशी से मनखो की आंखें फिर बड़ी हो गई। मचीर, पिंखो ने जवाब दिया। अब दोनों पिंजरे की जाली को देखने लगे। हम क्या करेंगे? मनखो ने पूछा। जवाबा पिंखो ने सारा मंसूबा गोश गुजार कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर पिंजरे की जाली को चूंच से हिला जलाकर देखना शुरू कर दिया। एक जगह से उन्हें उनकी मतलब की जाली मिल गई। वो हल्की हल्की हल रही थी। अब पिंखो ने अपनी चूंच से पूरा जोर लगाकर जाली को ऊपर की तरफ उठाया। मनखो ने अपनी चूंच इस रास्ते से निकाली। पिंखो ने मजीद जोर लगा, जाली को मजीद ऊपर किया। मनखो का सरा पिंजरे से बाहर था। पिंखो अपना जोर लगा रहा था कि कायक मनखो ने टे 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 का शोर बर्पा कर दिया। हाय, मैं मर गया, हाय मेरी गर्दन। शोर सुनकर पिंखो की जान तो जो निकलनी थी वो निकल गई, लेकिन साथ ही साथ साकिब भी दौड़ता हुआ कमरे से निकला। इसने पिंजरे के पास आकर मनखो की गर्दन को वापस अंदर किया और बहुत शरारती का तबसरा करके पिंजरे की जाली पर लोहे की तार लपेट दी। पिंखो ने एक खफा नजर साकिब पर डाली और एक गुस्से की निगाह मनखो पर डाली, फिर सर झुका दिया। साकिब ने दोनों को बाजरा डाला और पिंजरे की मजबूती को जांच कर चल दिया। देखा तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से ये लोबड़िए की तार पिंजरे के गिर्द लपेट दी गई है। तुम्हें मैंने कहा था कि पूरा जोर लगाकर बाहर निकल जाना, लेकिन तुमने अपनी ही टे 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 मचा दी। साकिब के अंदर जाते ही पिंखो मनखो पे बरस पड़ा।
मुझे लगा कि जब वो बच्चा हमें इतनी तकलीफ में देखेगा तो फिर खुद ही आज़ादी कर देगा। मनखो ने अपनी हानि की। पागल हो तुम, अगर उसने हमें आज़ाद ही करना होता तो वो हमें पकड़ता ही क्यों? पिंखो का दिल चाहा कि वो अपना सर पेट ले। अरे अच्छे भैया, अब तुम ना रूठो, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, इस पर अमल करके हम जरूर निजात हासिल कर लेंगे। मनखो ने शर्मिंदा लहजे में अपनी किया परेशानी जाहिर की। अब तुम क्या तरकीब जहन में सोच कर बैठ गए हो? पिंखो ने गजबनाक होकर पूछा। मनखो अपनी चोंच पिंखो के कान के पास ले गया और अपनी तरकीब निजात बानित। पिंखो ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, लेकिन मनखो बजिद रहा कि इस तरह हमें रिहाई मिल जाएगी। बिलाखिर पिंखो को मानते ही बनी। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई अपने पंख फड़फड़ाने लगे और वक्त के साथ इस फड़फड़ाने में तेजी आ गई। यूं लगता था जैसे छोटे से पिंजरे में भौनचल आ गया हो। साकिब दौड़ा कमरे से आया। इसने जब ये उफ्ताद देखी तो अपने बड़े भाई नाजिम को भी बुला लिया। नाजिम ने फौरन कैंची मांगी और पिंखो और मनखो के चीखने चलाने की परवाह किए बगैर उनके पंख काट दिए। अब ये अगर पिंजरे से निकल भी गए तो उड़ नहीं सकेंगे। नाजिम ने साकिब को हौसला दिया तो दोनों भाई कमरे में चले गए। पिंखो को अपने पंख बहुत अजीज थे। अब वो हिचकियों से रो रहा था, जबकि मनखो अभी भी ठीक ही था। वो खामोशी से शर्मिंदा सा बैठा था। इसके अंदर हिम्मत ही ना पड़ी कि वो भाई से मुआफी भी मांग सके। बहुत दिन बीत गए। कटेपरों के साथ एक बेनाम सी नाराजगी ने दोनों भाइयों के दरमियान पर्दा हायल कर दिया था। साकिब बाजरा पानी डालने आता तो मनखो मानूस सी हरकतें करता, प्यार से साकिब की उंगली पर काट लेता, जबकि पिंखो मुंह बनाकर दूसरी तरफ खड़ा रहता। मनखो सुबह सवेरे उठकर पानी को चूंच में भरता, फिर अपने ऊपर फेंकता। इसके बाद अपने पैरों को छेटुक कर ताज़ा दम हो जाता, जबकि पिंखो एक तरफ खड़ा रहता। इतने दिनों में दोनों परिंदों के पर भी नए आ गए। मनखो सोचता था कि वो साकिब को खुश करके रिहाई हासिल कर लेगा। पिंखो समझता था कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर, दोनों अपनी अपनी करते रहे। एक दिन शाम में साकिब के घर वाले करीबी अजीज के घर गए। साकिब घर में अकेला था। न जाने इसके मन में क्या समाई। इसने पिंजरे में बाजरा डाला। मनखो ने हमेशा की तरह इसकी उंगली पर प्यार से काटा तो साकिब ने भी इसके सर को सहला दिया। फिर साकिब ने पिंखो को पकड़कर बाहर निकाल दिया और जाकर मंडेर पर बिठा दिया। ना तुम हंसते हो, ना बोलते हो और तुम खुश नहीं लगते, यूं करवा जाओ, साकिब ने पिंखो को कहा। पिंखो को बहुत खुशी हुई। मनखो बिल्कुल सहम गया। अगर पिंखो जाता तो सारी जिंदगी वो इस पिंजरे से ना निकल सकता था। पिंखो मनखो से बड़ा था। पिंखो इसे सही समझाता था। जहाँ मुंह बनाना हो वहाँ मैं हंसने लग जाता हूँ, जहाँ बोलना हो वहाँ चुप कर जाता हूँ। मुझे पिंखो भैया की बातों और नसीहतों पर अमल करना चाहिए। मैं गलत करता हूँ, मैं छोटा हूँ और वो हमेशा मेरी गलतियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ। मनखो बस रोने ही लगा था कि अलिफावसी पिंखो के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने देखा तो पिंखो साकिब के सर पर मनला रहा था, फड़फड़ा रहा था, और साकिब अगर हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करता तो पिंखो जोर से इसके हाथ पर काट देता। मनखो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में पिंखो ने लड़ते लड़ते आवाज लगाई, आओ मनखो आ जाएं। साकिब ने पिंखो को निकालते वक्त पिंजरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। मनखो को अब कहानी समझ आई। वो तेजी से साकिब के सर पर आन पहुंचा, इसके सर पर चूंच मारी और दोनों साकिब से दूर उड़ने लगे। ये चोंचों के भूत बातों से नहीं मानते, मनखो ने पिंखो को प्यार से देखते हुए कहा और लंबी उड़ान भरी।